हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स के सीरीज़ में हम छोटे छोटे टॉपिक्स देख रहे थे जहां से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसी सीरीज़ में हमने एक लेक्चर देखा था भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, दूसरा हमने देखा था विश्व की स्थानीय पवनों के बारे में, और साथ ही साथ कल हमने आपको ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स का कंबाइंड लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें हमने जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक के लेक्चर आपको करंट अफेयर्स ज्योग्राफी के संदर्भ में कवर कराए थे। उसके अलावा भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ के हमने जब यूपीएससी प्री और ईपीएफओ के लिए ही करंट अफेयर्स शुरू की थी तो उसकी सीरीज़ में हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए, सारी करंट अफेयर्स कवर की है। और देखिए दूसरी चीज़, जो हमारा यूपीपीसीएस का सिलेबस है, अगर आप प्री के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे तो आपको ब्रॉडली पता चलेगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, आपके लिए जनरल साइंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस में यूपीपीसीएस 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पूछ लेता है और अराउंड 25 क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में रहते ही हैं अमूमन। तो उसके अलावा जनरल साइंस के अलावा, और जनरल साइंस के लिए आपके आपकी एनसीईआरटी और साथ ही लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लूसेंट से पूछा जाता है। और साथ ही साथ जनरल साइंस में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपका जो बायोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं कंपैरेटिवली। इसके अलावा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं वो फिजिक्स से और फिर केमिस्ट्री से। तो सबसे ज़्यादा जो जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बायोलॉजी से पूछा जाता है। इसलिए देखिए, हमने आपको शुरुआत में जब हम ईपीएफओ की तैयारी करा रहे थे तो हमने आपको विटामिन वाला चैप्टर कराया था साइंस में, वो आप हमारा देख लीजिए। वहाँ से एक से दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसी तरह ह्यूमन बायोलॉजी से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ और हार्मोन्स कौन कौन से हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो उनसे रिलेटेड लेक्चर्स भी हम आपको इस क्रैश कोर्स में कराएंगे, जहाँ से कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम महासागरीय धाराओं के बारे में देखेंगे कि विश्व में कितनी प्रकार की महासागरीय धाराएं हैं। अगर हम महासागरीय धाराओं को ब्रॉडली दो आधार पे बांट सकते हैं। एक आधार है महासागरीय धाराओं को देखने का, एक आधार है महासागर खुद महासागर जो हैं कि जिन महासागरों में वो धाराएं बहती हैं। दूसरा आधार है कि उन धाराओं की प्रकृति कैसी है, यानी कि वो ठंडी धाराएं हैं या गर्म धाराएं हैं, यानी कि वो वार्म करंट्स हैं या फिर कोल्ड करंट्स हैं। तो एक आधार तो उनकी प्रकृति के आधार पर कर लिया जाता है, एक आधार जो है वो महासागर के आधार पर इनको डिवाइड किया जा सकता है। अब जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की धाराएं। अब इन धाराओं में भी, इन महासागर की धाराओं में भी हम देख सकते हैं कि हर महासागर में ठंडी धाराएं भी हैं और गर्म धाराएं भी हैं, यानी कि कोल्ड करंट्स भी हैं और वार्म करंट्स भी हैं। तो अब हर महासागर में हम दोनों तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए हम जो आज डिस्कस करेंगे धाराओं को, वो महासागर में स्टार्ट करेंगे, महासागर के आधार पर, और उन महासागर में भी हम दो कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे, यानी कि गर्म महासागरों की धाराएं और ठंडी धाराएं। तो शुरू करते हैं अपने पहले महासागर से, प्रशांत महासागर की धाराएं। इसमें दो तरह की धाराएं हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। देखिए, कैटेगरी में डिवाइड करने से हमें याद रखने में आसानी रह जाती है, क्यों, हमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती। अगर हम डायरेक्ट सीरीज याद करें कि पैसिफिक ओशियंस की धाराएं कौन कौन सी हैं तो हम याद तो कर लेंगे, लेकिन हमें कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाएगा कि ठंडी धाराएं कौन सी हैं और गर्म धाराएं कौन सी हैं। इसलिए हमने दोनों धाराओं को अलग अलग करके यहाँ पर कैटेगराइज किया है। तो गर्म धाराएं जो हैं प्रशांत महासागर की, वो कौन कौन सी हैं? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। दूसरी है दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट। देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों महासागरों में देखने को मिलती हैं, यानी कि पैसिफिक ओशियन में भी देखने को मिलती हैं, अटलांटिक में भी। ये देखिए, क्योंकि भूमध्य रेखा तो तीनों पूरे वर्ल्ड पर है ना, भूमध्य रेखा तो पूरे वर्ल्ड से जा रही है, तो इसलिए वो तीनों महासागरों में मिलेगी आपको। और इसी तरह हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में भी देखने को मिलेगी। लेकिन हम यहाँ सिर्फ उत्तरी प्रशांत महासागर में ही इन दोनों धाराओं को डिस्कस कर लेंगे। आगे के ओशियंस में, यानी कि अटलांटिक और इंडियन ओशियन में, हम इन दो धाराओं को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सेम ही प्रकृति इनकी तीनों जगह रहती है। क्योंकि जो इक्वेटोरियल करंट है, यानी कि ये भूमध्य रेखीय धारा है, तो इसकी प्रकृति जो होगी वो सभी जगह सारे महासागरों में एक समान होगी। तीसरी है विपरीत भूमध्य रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये भी तीनों महासागरों में है। चौथी है क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो करंट, एल नीनो या विपरीत धारा, एल नीनो करंट, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट। और ठंडी धाराएं कौन सी है? ओयाशियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, पेरू धारा और पश्चिमी धारा, यानी कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पेरू करंट, कैलिफोर्निया करंट और ओयाशियो करंट।
तो पहली हम देखते हैं इसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये है हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये क्या है? ये मैक्सिको के पश्चिमी तट से निकलती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिको का रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। तो ये नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको का ये पश्चिमी रीजन, ये मैक्सिको का एरिया है, तो ये पश्चिमी रीजन है। तो यहाँ से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट निकलती है इसके पश्चिमी तट से और फिलीपींस तट तक बहती है। यानी कि ये जो फिलीपींस का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये बहती है फिलीपींस तक। नहीं सॉरी, ये फिलीपींस नहीं है, फिलीपींस का यहाँ है हिस्सा, ये फिलीपींस तक बहती है। कैलिफोर्निया की धारा और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण उत्पन्न हुई है। ये धारा जो है कैलिफोर्नियन करंट, कैलिफोर्निया की करंट जो है यहाँ जो इसके ऊपर यानी कि उत्तर में बहती है और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ये नॉर्थ ईस्ट मानसूनी करंट के कारण ये उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर भी देखने को मिलता है। दूसरी है कि देखिए धाराओं में आपको यही याद रखना है कि ठंडी धारा कौन सी है। तीन चीजें आपको मेनली याद रखनी है, ठंडी धारा है या गर्म धारा है, दूसरा कहाँ से निकलती है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से निकलती है, और तीसरा ये पता होना चाहिए कि किस ओशियन की यानी कि किस महासागर की धारा है। क्योंकि यूपीपीसीएस में स्पेशली इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है, या निम्नलिखित में से कौन सी धारा महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम है, या कौन सा जोड़ा या निम्नलिखित में से कौन सा पद विषम है। तो आपको चार धाराएं दे रखी होंगी, तो चार धाराओं में से तीन एक ही किसी कॉन्टिनेंट, एक ही किसी ओशियन की होगी और एक चौथी जो होगी अलग होगी, यानी कि ऑड होगी, यानी कि वो उस महासागर से रिलेटेड नहीं होगी। तो आपको वही चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कुछ रहता है यूपीपीसीएस का। देखिए दक्षिणी विषुवतीय धारा की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाओं के प्रभाव के कारण होती है। ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो होती हैं, ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हवाओं के प्रभाव के कारण होती है। इसलिए आप देख सकते हैं इसकी दिशा ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये धारा उत्तरी विषुवतीय धारा से अधिक प्रबल है। औसत वेग 20 समुद्री माइल प्रतिदिन होता है। अधिकतम वेग जो है इसका स्पीड वो 100 समुद्री माइल प्रतिदिन होती है। अब ये धारा न्यू गिनी के पास, ये जो न्यू गिनी का रीजन है, उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए यहाँ तक आने के बाद, ये न्यू गिनी के रीजन के आने के बाद ये उत्तरी धारा में और दक्षिणी धारा में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है। देखिए उत्तरी शाखा दोबारा से पूर्व की ओर मुड़ गई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से दोबारा पूर्व की ओर मुड़ जाती है और भूमध्य रेखीय धारा के रूप में बहती है। फिर उसके बाद ये यानी कि इक्वेटोरियल करंट के रूप में बहती है। यहाँ से मुड़कर ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट के रूप में बहने लगती है। जबकि दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और उत्तर पूर्वी तटों की ओर बढ़ती है। यानी कि दक्षिणी जो धारा बह रही है ये उत्तर पूर्वी तटों की ओर और उत्तरी तटों की ओर बढ़ती है। अगली है हमारी, ये सारी गर्म धारा है। अगली है विपरीत भूमध्य रेखीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये क्या है? उत्तर और उत्तर दक्षिण भूमध्य रेखीय धाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली। देखिए आप देख सकते हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। यहाँ से आने के बाद दोबारा पश्चिम से पूर्व की ओर। ऐसे ही यहाँ से साउथ इक्वेटोरियल करंट जब दो भागों में विभाजित होती है तो यहाँ से जो उसकी उत्तरी शाखा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर इक्वेटोरियल काउंटर करंट के रूप में बहने लगती है। इसी धारा को प्रतिविषुवतीय धारा कहा जाता है। व्यापारिक पवनों के कारण समुद्र के पश्चिमी सीमांत भागों में अत्यधिक मात्रा में पानी जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम से पूर्व की ओर पानी की सतह का सामान्य ढाल होता है। तो ये इसके बारे में है कुछ डिटेल। अगली हमारी क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा आप देख सकते हैं, ये है क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो करंट। ये कई धाराओं और बहाव इसमें शामिल होते हैं। अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम धारा के समान है। और ये गल्फ स्ट्रीम धारा आपको पता होगी कि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। ये प्रणाली ताइवान से बेरिंग यानी कि ये ताइवान से बेरिंग स्ट्रेट तक चलती है। इसमें क्यूरोशियो करंट, क्यूरोशियो एक्सटेंशन, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, त्सुशिमा करंट, काउंटर क्यूरोशियो करंट शामिल है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्यूरोशियो करंट जो है वो पैसिफिक ओशियन के पश्चिमी तट पर बहती है, यानी कि चाइना के ईस्टर्न कोस्ट की साइड बहती है। अगली है हमारी एल नीनो या विपरीत धारा, एल नीनो और काउंटर करंट। एल नीनो जो है ये गर्म धारा है। एल नीनो धारा के रूप में जाना जाता है। पेरू के तट से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर 3 डिग्री साउथ और 36 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। देखिए आप देख सकते हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यहाँ से दक्षिणी सर्दियों के दौरान काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट के दक्षिण की ओर खिसकने से एल नीनो करंट पैदा होती है, एल नीनो धारा पैदा होती है। तो इस धारा के कारण तटों पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन मछलियाँ और प्लवक जो होते हैं वो उनकी मात्रा में कमी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इन तटों पर गुआनो नाम का एक रोग भी फैलता है, जिसकी वजह से और एल नीनो हिंद महासागर के मानसून को प्रभावित करती है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अगली हमारी इसमें
पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट। तो आप ये देख सकते हैं ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट है, या फिर आपको क्या इसको कह सकते हैं, ये पैसिफिक ओशियन की, साउथ पैसिफिक ओशियन में वेस्टर्न तट पर बहती है, यानी कि पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न कोस्ट पर। साउथ पैसिफिक, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो साउथ पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न कोस्ट पर। अब उत्तरी और दक्षिणी शाखाओं में विभाजित होती है। आप देख सकते हैं उत्तरी शाखा है इसकी और ये दक्षिणी शाखा है। दक्षिणी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के साथ, दक्षिणी शाखा जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी न्यूजीलैंड की धारा के रूप में बहती है। न्यूजीलैंड इस धारा से घिरा हुआ है, यानी कि न्यूजीलैंड के चारों तरफ ये धारा बहती है। ये न्यूजीलैंड का आइलैंड, ये न्यूजीलैंड आइलैंड है, तो इसके चारों तरफ ये धारा बहती है। ये गर्म और अधिक सुसंगत धारा है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट के तापमान को दक्षिण की ओर काफी दूरी तक बढ़ा देती है। अब हमारी इसमें ठंडी धाराएं, ये प्रशांत महासागर की, अब तक हम देख रहे थे गर्म धाराएं, अब प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं देख लेते हैं। पहली है ओयोशियो धारा। ये ओयोशियो धारा देख सकते हैं आप, ये क्यूरोशियो धारा के ऊपरी रीजन में बहती है। देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी इसमें ज्योग्राफी में, कि जो धाराएं पोलर रीजन की तरफ होती हैं या पोलर रीजन की तरफ से आती हैं, तो वहाँ वो धाराएं अपेक्षाकृत यानी कि कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से ठंडी धाराएं होती हैं, और वो दूसरे रीजन को जहाँ तक बहती हुई आती हैं उस रीजन के तापमान में कमी ला देती हैं। और जो इक्वेटर के पास से निकलती हैं धाराएं वो कंपैरेटिवली गर्म होती हैं, और ये पोलर रीजन की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से ये पोलर रीजन के यानी कि मध्य और उच्च अक्षांशों के तापमान को बढ़ा देती हैं, जिससे थोड़ा टेम्परेचर डाइवर्जन हो जाता है और टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है, और वहाँ पर मछलियों की भी उत्पत्ति हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए यहाँ पर ये रीजन जो है, यहाँ से ठंडी धारा और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर मछलियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पर, इस जगह पर चाइना और जापान के इस रीजन में मछलियों का उत्पादन बहुत होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अटलांटिक ओशियन का जो पश्चिमी तट है, जो कि यूएसए का पूर्वी तट कहलाता है, तो उस तट पर भी इसी तरह का कुछ हमें फिनोमेना देखने को मिलता है। उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। ये बेरिंग स्ट्रेट से दक्षिण दिशा में बहती है। इस प्रकार आर्कटिक सागर के ठंडे पानी को प्रशांत महासागर में ले जाती है। 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के निकट ये धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ये एक शाखा यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ गई और अलुएतियन और क्यूरोशियो धाराओं के साथ विलीन हो जाती है। दूसरी शाखा जापान तट तक जाती है, और जापान तट ये धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी लैब्राडोर धारा के बराबर है, यानी कि लैब्राडोर धारा जो अटलांटिक ओशन में बहती है, अटलांटिक ओशन में, और वो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा से मिलने के बाद वहाँ पर भी मछलियों का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वहाँ पर ऐसे स्थान पर मछलियों का उत्पादन काफ़ी होता है। दूसरी शाखा जापान तट तक बहती है। हमने देखा भी ठंडी ओशियाई और गर्म क्यूरोशियो करंट के अभिसरण से घना कोहरा होता है, नेविगेशन के लिए ये खतरा होता है, लेकिन ये मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत लाभदायक होता है। दूसरी है हमारी ठंडी महासागरीय धारा, कैलिफोर्निया धारा, जो कि पैसिफिक ओशन की धारा है। ये कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। प्रशांत बहाव का पूर्व की ओर विस्तारित भाग है। कैलिफोर्निया ये अटलांटिक महासागर की कनारी धारा के समान है। ये तट पर समुद्र के पानी के उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के कारण ठंडी कैलिफोर्निया धारा उत्पन्न होती है। ये धारा मैक्सिकन तट पर पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और उत्तरी विश्वती धारा में मिल जाती है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कैलिफोर्निया धारा, ये जो है कैलिफोर्निया द करंट है, ये आपकी मैक्सिको के तट पर पहुंचती है, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ती है और उत्तरी विश्वती धारा में मिल जाती है। अगली है हमारी पेरू करंट, ये आपने बहुत पढ़ा होगा। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ बहने वाली धारा है पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट इसको कहा जाता है। इसे देखिए, इस धारा के तट के पास पेरू तटीय धारा के रूप में जाना जाता है, जबकि तट से दूर इसे महासागरीय धारा के पेरू महासागरीय धारा के रूप में जाना जाता है। वार्षिक तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पानी का औसत वेग 15 समुद्री माइल प्रति दिन रहता है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगली हमारी पश्चिमी धारा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये एक मजबूत महासागरीय धारा है जिसे पश्चिमी हवा के बहाव के रूप में जाना जाता है। ये तस्मानिया और दक्षिण अफ्रीका, तब तस्मानिया कहाँ है, ओशियनिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तस्मानिया जो है ओशियनिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ये ओशियनिया कॉन्टिनेंट यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है तस्मानिया। ये दक्षिणी अमेरिका तट के बीच पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये धारा बहुत अधिक मात्रा में पानी के द्रव्यमान और उच्च वेग वाली हवाओं के कारण बहुत तेज हो जाती है, जिसे आपने सुना होगा गरजता चालीसा। 40 डिग्री अक्षांश के पास इसको गरजता चालीसा कहा जाता है। सुदूर पूर्व में धारा को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। एक शाखा केप हॉर्न के माध्यम से अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है और दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़कर पेरू धारा में मिल जाती है। अब हम देखते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। इसमें भी दो तरह की धाराएं हैं, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं।
ठंडी कौन सी है? कनारी करंट, लैब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट, दक्षिणी अटलांटिक करंट और बेंगुला करंट। और गर्म धाराएं कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम करंट, फ्लोरिडा करंट और ब्राजीलियाई करंट। देखिए हमने आपको बताया, याद रखने का आसान तरीका ये है, अगर आप मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद रह जाएगा और आसानी से रिटेन रख सकते हैं। जहाँ पर जो धाराएं इक्वेटर के पास से निकलती हैं वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, तुलनात्मक रूप से गर्म होती हैं, और जो पोलर रीजन से बहती हुई आती हैं वो तुलनात्मक रूप से ठंडी धाराएं होती हैं। तो पहली हमारी ठंडी धाराओं में कनारी करंट। कनारी करंट तो ये यूरोप और अफ्रीका के तटों के साथ दक्षिण की ओर बहती है और अंत में भूमध्य रेखा धारा के साथ विलीन हो जाती है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों से पानी प्राप्त करती है, इसलिए ये एक ठंडी धारा है। ध्रुवीय क्षेत्र से यहाँ इसमें पानी आता है, इसलिए ये जो है ठंडी धारा के रूप में जानी जाती है। ये ऊपर से बहती हुई आती है काफ़ी। दूसरी है इसमें हमारी लैब्राडोर करंट। ये पश्चिमी ग्रीनलैंड यानी कि ये पश्चिमी लैब्राडोर करंट ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बैफिन आइलैंड के बीच दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इस तरीके से कुछ बहाव होता है इसका। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से दूर गर्म गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल जाती है, और जब यहाँ जिस स्थान पर गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलती है वो स्थान मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन नौवहन के लिए, नेविगेशन के लिए उतना ही बुरा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वहाँ पर जो कोहरा ज़्यादा हो जाता है, ऐसे स्थान पर कोहरे की उत्पत्ति हो जाती है। अगला है हमारा फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड धारा। ये पश्चिमी बहाव के हवा के बहाव की एक छोटी शाखा अर्जेंटीना और फॉकलैंड द्वीपों के तट के बीच बहती है और फॉकलैंड धारा कहलाती है। ये आप देख सकते हैं फॉकलैंड करंट, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड है और ये बाकी अर्जेंटीना का हिस्सा है। साउथ अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर ये धारा बहती है और इसलिए पोलर रीजन के बिल्कुल पास है, इसलिए ये ठंडी धारा है। पश्चिमी हवा के बहाव के ध्रुवीय जल के कारण ये ठंडी धारा है। अगली है हमारी चौथी और पांचवी हम एक साथ देखेंगे, दक्षिणी अटलांटिक बहाव यानी कि साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट और बेंगुला करंट। ये पश्चिम की ओर बढ़ने पर अफ्रीका के भूभाग द्वारा धारा को उत्तर की ओर मोड़ दिया जाता है। तो हम कौन सी देख रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? साउथ अटलांटिक करंट। ये साउथ अटलांटिक करंट इस तरीके से बहती हुई जाती है और उत्तर में अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ बहने वाली बेंगुला धारा कहलाती है। देखिए जब ये जो साउथ बिल्कुल अटलांटिक ओशियन के बिल्कुल सदर्न कोस्ट पर जब बहती है, यानी कि बिल्कुल सदर्न सिरे पर बहती है, तो ये इसे साउथ अटलांटिक करंट कहा जाता है। लेकिन जब ये पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर की दिशा में मुड़ती है, अफ्रीका के तट से लगने के बाद, ये उत्तर की दिशा में मुड़ने के बाद जब ऊपर को जाती है उत्तर में, तो ये बेंगुला करंट के नाम से जानी जाती है। चूंकि ये पोलर रीजन की तरफ से बहती हुई आती है तो साउथ अटलांटिक करंट तो अपने आप ही वो ठंडी धारा हो गई, लेकिन यही धारा ऊपर जाके बेंगुला कहलाती है, क्योंकि ये भी पोलर रीजन की तरफ से ही आ रही है, तो इसलिए ये भी ठंडी धारा होती है। अब बेंगुला धारा पश्चिमी हवा के बहाव से ठंडे ध्रुवीय जल को उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में लाती है। ये दोनों धाराएं ठंडे जल की धाराएं हैं। बेंगुला धारा उत्तर पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, दक्षिण भूमध्य धारा के साथ विलय हो जाती है और इस प्रकार दक्षिण अटलांटिक महासागर के दक्षिणावर्त परिसंचरण को पूरा करती है, यानी कि क्लॉकवाइज परिसंचरण जो होता है इसको पूरा करती है। अगली है हमारी गर्म धाराएं। अब अटलांटिक ओशन की गर्म धाराएं देख लेते हैं। पहली है गल्फ स्ट्रीम धारा। आप ये देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम, ये यूएसए के पूर्वी तट पर यानी कि अटलांटिक ओशन के पश्चिमी तट पर उत्तरी विस्तार, उत्तरी अटलांटिक बहाव के साथ ये गर्म और तेज अटलांटिक महासागरीय धारा है। मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और उत्तरी कहाँ तक बहती है? ये उत्तर अमेरिका तक बहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू फाउंडलैंड के पूर्वी तट रेखा का अनुसरण करती है। न्यू फाउंडलैंड जो है ये कनाडा के पास है। आगे है अगली है हमारी फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट ये एक तापीय महासागरीय धारा यानी कि ये भी गर्म धारा है। ये देख सकते हैं आप, ये मैक्सिकन गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यहाँ से ये फ्लोरिडा करंट निकलती है, जो कैप हैटरेस के पास गल्फ स्ट्रीम करंट से शामिल होने से पहले, यानी कि ये आगे चल के गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है और गल्फ स्ट्रीम आगे चल के कहाँ मिल जाती है? लैब्राडोर करंट में। ये संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्वी तट के साथ फ्लोरिडा के जो है ये स्ट्रेट से निकलती है। धारा की खोज स्पेनिश खोजकर्ता जुआन पोंस डी लियोन ने 1513 में की थी। अब इन्होंने क्यों की थी 1513 में, इसका भी अगर आप इंटरलिंक कर पाएँ, क्योंकि जो लैटिन अमेरिका पे है, लैटिन अमेरिका पे स्पेनिश और पुर्तगीज दोनों ने हमला किया था। स्पेनिश और पुर्तगीज ने दोनों ने हमला किया था, तो यहाँ पर स्पेनिश प्रभाव था, इसलिए यहाँ पर इसकी खोज भी स्पेनिश खोजकर्ता के द्वारा की गई है। अगली है ब्राज़ीलियन धारा। ये पूर्वोत्तर ब्राज़ील में कैप साओ रोके एक रीजन है ब्राज़ील का, दक्षिणी भूमध्य रेखा धारा से के विभाजन से बनती है। ये गर्म धारा है। तो ये ब्राज़ीलियन करंट जो है, क्योंकि ब्राज़ील जो है इक्वेटर के पास है, तो इसलिए यहाँ की जो धाराएं होंगी वो गर्म धाराएं होंगी। ये ब्राज़ील
के तट के साथ दक्षिण की ओर यात्रा करती है। यानी कि जितनी भी इक्वेटर की करंट है, इक्वेटर वाली करंट है जो इक्वेटर के पास निकलती हैं, वो दक्षिण की तरफ जाती हैं, यानी कि पोलर रीजन की तरफ बहती हैं सामान्यतः। जनरली आप देखेंगे, जनरली का मतलब ये है कि ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होगा। तो ये सामान्यतः जितनी भी इक्वेटर के पास से करंट निकलती है, धाराएं निकलती बहती हैं, वो पोलर रीजन की दिशा में बहती हैं। और जो पोलर रीजन से धाराएं निकलती हैं वो सामान्यतः इक्वेटर की रीजन की ओर बहती हैं, यानी कि पोलर रीजन वाली साउथ टू नॉर्थ बहती हैं। अगर दक्षिण साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल की बात करें, तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई आती हैं। पश्चिमी हवाओं और पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव में पूर्व की ओर पश्चिमी पवन भाव के साथ दक्षिण अटलांटिक धारा के रूप में विलय करने के लिए ये इसकी धारा से प्रेरित होती है। अब हमारी है महासागरीय हिंद महासागर की धाराएं। इसमें ठंडी धारा केवल एक है। हिंद महासागर में आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी हवा का जो बहाव है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है, ये कोल्ड करंट के रूप में जानी जाती है, कोल्ड करंट है। बाकी जितनी भी धाराएं हैं हिंद महासागर में, सारी की सारी गर्म धाराएं हैं। आप देखेंगे उसकी वजह ये है क्योंकि हिंद महासागर जो लगा हुआ है वो उसका अधिकतर हिस्सा कहाँ पर है, इक्वेटर के पास में है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया का मैप आप देखेंगे, ये देखिए इंडिया का मैप, ये इंडिया है, तो हिंद महासागर यही है पूरा। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो रीजन है वो इसका कहाँ पर है, वो सारा का सारा इक्वेटर के आसपास ही लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ की धाराएं अपेक्षाकृत गर्म ही होती हैं, ज़्यादातर धाराएं। तो हम कहाँ थे, ये तो हमारी ठंडी धारा है हिंद महासागर में, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और गर्म धाराओं में पहली है उत्तर पूर्वी मानसून धारा, नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। दूसरी है भारतीय काउंटर करंट, इंडियन काउंटर करंट, जिसे भारतीय विपरीत धारा भी कहते हैं। तीसरी है दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा, साउथ वेस्ट मानसून करंट। चौथी है भारतीय भूमध्य रेखीय धारा, इंडियन इक्वेटोरियल करंट। और पांचवी है मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक करंट। तो पहले देख लेते हैं पश्चिमी हवा का भाव, जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये देख सकते हैं आप, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये वाला नीचे वाला वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ये सारा ये प्रशांत और अटलांटिक महासागरों की तरह पूर्व की ओर बहने वाली धारा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये पूर्व की ओर बह रही है, जिसे पश्चिमी पवनों बहाव के रूप में जाना जाता है। धारा 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से के साथ पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवन के कारण उत्पन्न होती है, जिसे गरजता चालीसा के रूप में जाना जाता है। देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ है, उसको गरजता चालीसा कहते हैं। इसी तरह जो 60 डिग्री है उसे चीखता साटा कहते हैं, चीखता साटा के नाम से जाना जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा के रूप में बहती है। अब है गर्म धाराएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा, नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट इस तरह से कुछ बहती हुई आती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, यानी कि लैंड से ओशियन की तरफ चलती हैं। इस प्रकार अंडमान और सोमालिया के बीच पश्चिम की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी मानसूनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। धारा 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से दक्षिण में बहती है। जब देखिए 5 डिग्री नॉर्थ से बह रही है, यानी कि इक्वेटर के पास से बह रही है, तो ऑटोमेटिकली ये गर्म धारा होगी। अगली है हमारी भारतीय काउंटर करंट, इंडियन काउंटर करंट। ये भारतीय काउंटर करंट जो है, ये उसकी उत्पत्ति सर्दियों के मौसम में उत्तरी गोलार्ध में होती है। ये धारा जांजिबार, यानी कि जांजिबार जो है वो कहाँ पर है, अफ्रीका का रीजन है। ये सुमात्रा तक 2 से 8 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्व दिशा में बहती है, यानी कि यहाँ से पूर्व दिशा में बहती है इंडियन काउंटर करंट। तीसरी है दक्षिण पश्चिम मानसून की धारा, साउथ वेस्ट मानसून करंट। साउथ वेस्ट मानसून करंट इस तरह से कुछ बहता हुआ आता है। देखिए साउथ वेस्ट जो मानसून आता है वो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर से आता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से बहता हुआ आता है। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो पवनें या हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जब आती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा वो होता है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये अपने दाहिनी तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड टिल्टेड हो जाती हैं, झुक जाती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड टिल्टेड हो जाती हैं। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में कुछ इस तरीके से बहेंगी और उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरीके से बहने लगती हैं हवाएं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये लेफ्ट हैंड साइड टिल्टेड हो जाती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ये राइट हैंड टिल्टेड हो जाती हैं, यानी कि आपके दाहिनी तरफ, अपनी दिशा की दाहिनी तरफ ये टिल्टेड हो जाती हैं, झुक जाती हैं। अब उत्तर पूर्वी मानसून महासागरीय धाराएं, दक्षिण पश्चिम मानसून महासागरीय धाराएं विकसित हो जाती हैं। मानसून धाराओं की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, आप ये देख सकते हैं यहाँ से जब जाएगी इस तरह से, फिर ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी धारा की दिशा हो जाती है। कई छोटी शाखाओं में मुख्य शाखा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चली जाती है। अगली है हमारी भारतीय भूमध्य रेखीय धारा, इंडियन इक्वेटोरियल करंट। दक्षिण हिंद महासागर की धाराएं मानसूनी हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होती हैं। भारतीय भूमध्य रेखीय धारा ऑस्ट्रेलिया के तट से अफ्रीकी तट की ओर
तट की ओर 10 डिग्री साउथ से 15 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ये जो है भारतीय इंडियन इक्वेटोरियल करंट जो है ये कहाँ से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मेडागास्कर के द्वारा बाधित हो जाने के बाद ये धारा कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा अग्लुहास धारा कहलाती है। देखिए यही जो इंडियन इक्वेटोरियल करंट है ये इसकी एक शाखा अग्लुहास धारा कहलाती है। अग्लुहास धारा कहाँ से बहती है? अग्लुहास धारा अफ्रीका के पूर्वी तट की से बहती है और ये गर्म धारा है। अग्लुहास धारा भी एक गर्म धारा है और ये किधर को बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है। अग्लुहास धारा अफ्रीका के जो एकदम जो सदर्न टिप है, सदर्न टिप के पास आके पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इसके नाम से दक्षिण की ओर बहती है और जब पहले दक्षिण की ओर उसके बाद पूर्व की ओर, जबकि दूसरी शाखा उत्तर की ओर निर्देशित हो जाती है। अगली और लास्ट है हमारी मोजाम्बिक करंट। तो मोजाम्बिक करंट क्या है? दक्षिण भारतीय भूमध्य रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से, देखिए यहाँ से मोजाम्बिक चैनल भी निकलती है और यहीं से आपकी मेडागास्कर के पूर्वी तट से अग्लुहास करंट भी बहती है और मेडागास्कर के पश्चिमी तट और अफ्रीका के पूर्वी तट, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और मेडागास्कर, हालांकि मेडागास्कर भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है, लेकिन इन दोनों की ये क्योंकि एक आइलैंड है तो इनके दोनों के बीच में जो खाड़ी है, जो जगह है, पानी का महासागर है, इन दोनों के बीच से आपकी मोजाम्बिक करंट बहती है और इसके पूर्वी तट से, यानी कि मेडागास्कर के पूर्वी तट से इंडियन ओशियन के पश्चिमी कोस्ट पर अग्लुहास करंट बहती है। इसे मोजाम्बिक धारा के नाम से जाना जाता है। धारा 30 डिग्री साउथ अक्षांश के निकट अग्लुहास धारा से जुड़ती है, यानी कि यहाँ पर आके 30 डिग्री धारा सदर्न हेमिस्फीयर के पास आके ये अग्लुहास धारा में मिल जाती है, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक जाती है और अंततः पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहाँ दक्षिणी सिरे तक आने के बाद यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यहाँ से जब आगे बहती है तो इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहा जाता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो यह हमारे आज के लेक्चर में था। तो हमने महासागरीय धाराएं देखी। अब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और जलप्रपात इत्यादि देखेंगे। इसी तरह विटामिन के बारे में हम देखेंगे और जितने भी जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है वो सारे ही हम कवर करेंगे। लेकिन आपका थोड़ा रेस्पॉन्स कम आ रहा है, इस वजह से मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो फिर भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।